क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग कितनी आसानी से दौलत बना लेते हैं, जबकि दूसरे दोगुनी मेहनत करके भी पैसों की तंगी में फंसे रहते हैं? सच तो यह है कि अमीरों के पास एक ऐसी फाइनेंशियल प्लेबुक होती है जिसे वे किसी के साथ शेयर नहीं करते, और आज मैं उसी के सबसे जरूरी पन्ने आपके सामने खोलने जा रहा हूं। मैं उन 10 सबसे खराब चीजों का खुलासा करूंगा जो चुपके से आपकी दौलत को खत्म कर देती हैं और आपको फाइनेंशियल राइट रेस यानी पैसों के जाल में फंसाए रखती हैं। ये सिर्फ बुरे निवेश नहीं हैं, ये दौलत के दुश्मन हैं जो स्टेटस सिंबल और कामयाबी का नकाब ओढ़े हुए हैं। वॉरेन बफेट ने खुद इस राज की पुष्टि की है कि कई अमीर लोगों ने अपनी दौलत ज्यादा पैसा कमाकर नहीं, बल्कि उन चीजों को खरीदने से बचकर बनाई है जिन्हें ज्यादातर आम भारतीय बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। इनमें से हर एक चीज एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जो आपका पैसा आपकी जेब से निकालकर दूसरों की जेब में डालने के लिए बनाया गया है। आखिरी वाले पर खास ध्यान देना, वो सबसे बड़ा धोखा है और शायद अभी आपके घर के बाहर ही खड़ा है। तो चलिए अब इन फाइनेंशियल टाइम बमों का पर्दाफाश करते हैं जो आपकी अमीरी के रास्ते में बिछे हैं। पहला, नई गाड़ियां, सड़क पर उड़ता हुआ आपका पैसा। उस नई गाड़ी की खुशबू का जादू ही कुछ ऐसा होता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, जैसे ही आप गाड़ी को शोरूम से बाहर निकालते हैं, उसकी कीमत 15% तक गिर चुकी होती है। यह ऐसा है जैसे आपने घर पहुंचने से पहले ही 4 से 5 लाख रुपए खिड़की से बाहर फेंक दिए हों। पहले 5 सालों में ही वो गाड़ी अपनी आधी से ज्यादा कीमत खो देती है। आपकी 40 लाख की गाड़ी अब 20 लाख से भी कम की रह जाती है, और अगर आपने लोन लिया है तो आप अब भी उसकी असली कीमत के हिसाब से ही पेमेंट कर रहे होते हैं, और ब्याज मिलाकर तो उसकी असली लागत 50 लाख या उससे भी ज्यादा हो जाती है। वहीं सच में अमीर लोग इस जाल में कभी नहीं फंसते। वॉरेन बफेट, जो एक अरबपति हैं, वो भी एक पुरानी कैडिलैक चलाते थे। वे समझते हैं कि गाड़ियां खर्चा हैं, निवेश नहीं। असली दौलत उन चीजों को खरीदने से आती है जिनकी कीमत बढ़ती है, घटती नहीं। समझदारी इसी में है कि 2-3 साल पुरानी कम चली हुई गाड़ी खरीदें। एक पुरानी टोयोटा कैमरी या होंडा अकॉर्ड आपको नई गाड़ी जैसा ही अनुभव और टेक्नोलॉजी देती है, अक्सर वारंटी के साथ, और सीधे सीधे आपके 8 से 10 लाख रुपए बचा सकती है। अगर आपको नई गाड़ी खरीदनी ही है तो पूरा हिसाब लगाइए। सोचिए, अगर वही 30 से 40 लाख रुपए आपने S&P 500 जैसे इंडेक्स फंड में 20 साल के लिए लगा दिए होते तो वो बढ़कर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हो जाते। क्या नई गाड़ी की वो खुशबू इतनी कीमती है कि आप इस दौलत को कुर्बान कर दें? और अगर आपको लगता है कि घटती कीमत वाली गाड़ी पर पैसा गंवाना बुरा है, तो अगले फाइनेंशियल ट्रैप के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जो छुट्टियों का एक ऐसा निवेश है जो जिंदगी भर का बोझ बन जाता है, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। दूसरा, टाइम शेयर, वो कॉन्ट्रैक्ट जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। कभी सोचा है कि आपके पास भी जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा हो जहां आप हर साल छुट्टियां मनाने जा सकें? यही टाइम शेयर का आकर्षक वादा है। समस्या यह है कि यह शायद सबसे बुरे निवेशों में से एक है। इसे निवेश कहना ही नहीं चाहिए। इसकी शुरुआत एक मोटी रकम से होती है जो 15 से 20 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो मुस्कुराते हुए सेल्समैन आपको सालाना मेंटेनेंस फीस के बारे में जोर देकर नहीं बताते, जो हर साल सिर्फ बढ़ती ही है। 80 से 90 हजार से शुरू होकर 2 लाख रुपए सालाना तक पहुंच जाती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां जाते हैं या नहीं, आपको पैसे देने ही पड़ते हैं। जब हकीकत सामने आती है और आप अपना टाइम शेयर बेचने की कोशिश करते हैं, तो आपको कड़वा सच पता चलता है कि इसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। बाजार ऐसे हताश मालिकों से भरा पड़ा है जो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और इसे कौड़ियों के दाम पर बेचने को तैयार हैं, या यहां तक कि किसी को पैसे देकर इस कॉन्ट्रैक्ट से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मियामी के रॉबर्ट ने यही गलती की जब उन्होंने अपना 30 लाख का फ्लोरिडा टाइम शेयर 5 साल बाद 15 लाख में बेचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक भी खरीदार नहीं मिला। वहीं आर्थिक रूप से समझदार लोग जब भी घूमना चाहते हैं, वे बस होटल बुक कर लेते हैं। उन्हें अलग अलग जगहों पर जाने की आजादी मिलती है,
वे नई प्रॉपर्टीज में रहते हैं और सबसे बड़ी बात, उन पर कोई लगातार चलने वाला फाइनेंशियल बोझ नहीं होता। एयरबीएनबी जैसी वेबसाइट्स या होटलों के डिस्काउंट आपको कहीं बेहतर अनुभव देते हैं, वो भी बहुत कम कीमत पर। अगर आप पहले से ही टाइम शेयर में फंस चुके हैं तो कुछ विशेष कंपनियां हैं जो इन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने में मदद करती हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। हमेशा की तरह इलाज से बेहतर रोकथाम है। किसी भी लंबे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मुझे आर्थिक आजादी दे रहा है या मुझे एक ऐसे बंधन में जकड़ रहा है जिससे निकलना मुश्किल है? अरे, आगे बढ़ने से पहले क्या आपको इन फाइनेंशियल जालों के बारे में जानकर कुछ फायदा हो रहा है? अगर यह जानकारी आपकी मदद कर रही है तो 1 सेकंड निकालकर नीचे कमेंट्स में आंखें खुल गईं टाइप करें। इससे YouTube के एल्गोरिदम को मदद मिलती है और मुझे भी पता चलता है कि मैं आपके लिए सही कंटेंट बना रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दिखावे और हकीकत की, और उस तीसरे दौलत के दुश्मन का पर्दाफाश करते हैं जो लोगों को अजनबियों से चंद पलों की तारीफ पाने के लिए अपने फाइनेंशियल भविष्य को दांव पर लगवा देता है। तीसरा, डिजाइनर कपड़े और एक्सेसरीज, स्टेटस खरीदना। वो 2 लाख का लुई विटॉन का बैग या 10 लाख की रोलेक्स घड़ी आपको सफल दिखा सकती है, लेकिन कड़वा सच यह है कि इन स्टेटस सिंबल्स को दिखाने वाले कई लोग खुद कर्ज में डूबे होते हैं। वे असली दौलत को अमीरी के एक अस्थायी भ्रम से बदल रहे होते हैं। लग्जरी का यह विरोधाभास बहुत दिलचस्प है। जहां कर्ज में डूबे लोग नए नए डिजाइनर आइटम पहनकर घूमते हैं, वहीं कई असली करोड़पति साधारण कपड़े पहनते हैं और सादा जीवन जीते हैं। मार्क जकरबर्ग अपनी सिंपल ग्रे टी शर्ट्स के लिए जाने जाते हैं और वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वे समझते थे कि इनकम देने वाली संपत्ति बनाना अमीर दिखने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसका गणित बहुत सीधा है। वो 50,000 के जूते सिर्फ अपनी कीमत पर नहीं आते, बल्कि उनकी एक अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। अगर वही 50,000 रुपये VTI जैसे ETF में लगा दिए होते तो 8% की औसत सालाना रिटर्न से 20 साल में वो 23 लाख से भी ज्यादा बन जाते। और अगर इसे क्रेडिट कार्ड पर खरीदा है तो 18% सालाना ब्याज जोड़कर असली कीमत दोगुनी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी कोई सुंदर या अच्छी क्वालिटी की चीज ना खरीदें। मुद्दा समय और अनुपात का है। सच में अमीर लोग पहले संपत्ति, एसेट्स फर्स्ट का नियम अपनाते हैं और लग्जरी पर खर्च करने से पहले एक मजबूत निवेश की नींव बनाते हैं। एक अच्छा नियम यह है, अगर कोई लग्जरी आइटम आपकी कुल संपत्ति, नेटवर्थ के 1% से ज्यादा का है तो शायद उसे खरीदने का अभी सही समय नहीं है। अगर आपको वाकई लग्जरी ब्रांड्स पसंद हैं तो स्मार्ट विकल्प चुनें। द रियल जैसी रीसेल वेबसाइट्स पर असली डिजाइनर आइटम ओरिजिनल कीमत के कुछ हिस्से में मिल जाते हैं, या रेंट द रनवे जैसी रेंटल सर्विसेज आजमाएं जो आपको बिना खरीदे डिजाइनर कपड़े पहनने का मौका देती है। लेकिन डिजाइनर चीजों पर खर्च करना जितना भी फिजूल खर्ची हो, कम से कम आपको बदले में कुछ ठोस चीज तो मिलती है। हमारा अगला दौलत का दुश्मन तो और भी खतरनाक है, क्योंकि वो झूठी उम्मीद के सिवा कुछ नहीं बेचता और भारतीय उस पर हर साल अरबों रुपए खर्च करते हैं। चौथा, लॉटरी और जुआ। उम्मीद पर लगने वाला टैक्स। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा टैक्स है जिसे लोग अपनी मर्जी से चुकाते हैं, जबकि उन्हें बदले में कुछ भी मिलने का चांस लगभग 0 होता है? यही लॉटरी और जुए की असली कीमत है। उम्मीद पर लगाया गया एक छिपा हुआ टैक्स जो सबसे ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करता है जो इसे सबसे कम वहन कर सकते हैं। इसके जीतने की संभावनाएं चौंकाने वाली हैं। आपके ऊपर बिजली गिरने की संभावना लॉटरी जीतने से कहीं ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, आप एक बड़े स्टेडियम को लोगों से भर दें और जीतने के लिए सिर्फ एक को चुनें, तब भी आपके जीतने की संभावना लॉटरी से बेहतर होगी। एक औसत भारतीय लॉटरी टिकटों पर सालाना हजारों रुपए खर्च कर देता है। ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन यही रकम अगर हर महीने वियो जैसे इंडेक्स फंड में 30 साल तक 8% के औसत रिटर्न पर निवेश की जाए तो यह 40 लाख रुपए से भी ज्यादा बन सकती है।
ओहियो की सारा को यह बात तब समझ आई जब उन्होंने हिसाब लगाया कि उन्होंने 12 सालों में टिकटों पर 12 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे और कभी भी एक बार में 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं जीते। सच में अमीर लोगों के व्यवहार को देखिए, वे इतने कम चांस वाली चीजों पर पैसा बर्बाद नहीं करते। इसके बजाय वे बिजनेस, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में सोचे समझे दांव लगाते हैं, जहां जीतने की संभावना उनके पक्ष में कहीं ज्यादा होती है। वे समझते हैं कि असली दौलत लगातार और अनुशासित फैसलों से आती है, किस्मत के एक झटके से नहीं। अगर आपको जुआ खेलने की तलब महसूस होती है तो अपने मनोरंजन बजट का एक छोटा सा हिस्सा, अपनी डिस्पोजेबल इनकम का 1 से 2% से ज्यादा नहीं, इसके लिए रखें। इस तरह आप कभी कभी अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं बिना अपने भविष्य से समझौता किए। इससे भी बेहतर इस आदत को बदलें। अकाउंट्स या जीरोधा जैसे ऐप्स आजमाएं जो निवेश को जुए जितना ही आसान और दिलचस्प बनाते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा अच्छे लॉन्ग टर्म नतीजों के साथ। लेकिन जुआ जितना भी आपके फाइनेंस के लिए हानिकारक हो, यह कम से कम धीरे धीरे पैसा खत्म करता है। हमारा 5वां दौलत का दुश्मन बहुत तेजी से काम करता है। यह आपके बटुए के लिए एक हाई स्पीड वैक्यूम क्लीनर की तरह है और लगभग 40% भारतीय अभी इसके जाल में फंसे हुए हैं। 5वां, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल दुश्मन। आपकी जेब में रखा प्लास्टिक का वो छोटा सा टुकड़ा आपकी आर्थिक सेहत के लिए सबसे खतरनाक हथियार हो सकता है। सालाना 20% की औसत ब्याज दर के साथ क्रेडिट कार्ड का कर्ज अगर पूरा ना चुकाया जाए तो यह एक ब्लैक होल की तरह है जो आपके भविष्य की सारी दौलत को चूस लेता है और पीछे सिर्फ कर्ज छोड़ जाता है। आंकड़े डरावने हैं। आपके कार्ड पर सिर्फ 5 लाख रुपए का कर्ज अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो उसे चुकाने में 15 साल से ज्यादा लग सकते हैं और ब्याज में 10 लाख से ज्यादा खर्च हो सकते हैं। यह हर चीज को दोगुनी कीमत पर खरीदने जैसा है। बोस्टन के डेव ने यह कड़वा सबक तब सीखा जब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर उनका 7 लाख का कर्ज सालों तक सिर्फ मिनिमम पेमेंट करने के बाद कुल मिलाकर 16 लाख से ज्यादा का पड़ा। बैंकों की वो चाल जो वे आपको कभी नहीं बताना चाहते, यह है कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं। असल में वे इसी पर निर्भर करते हैं। वो 2500 या 3500 रुपए की मिनिमम पेमेंट साइंटिफिकली कैलकुलेट की जाती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक कर्ज में डूबे रहें, जबकि वे आपसे भारी भरकम ब्याज वसूलते रहें। यह आपके भविष्य से पैसा निकालकर बैंक के शेयरधारकों की जेब में डालने का एक बेहतरीन तरीका है। आर्थिक रूप से समझदार लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। वे एयर माइल्स, कैशबैक और फ्रॉड प्रोटेक्शन जैसे फायदों का लाभ उठाते हैं, लेकिन हर महीने पूरा बैलेंस चुकाते हैं। इस तरह वे एक संभावित जाल को एक फायदेमंद टूल में बदल देते हैं। चेस फ्रीडम या सिटी डबल कैश जैसे कार्ड्स आपको सभी खरीद पर 2% या उससे ज्यादा का रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आप ब्याज में 1 पैसा भी न दें। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, क्या आप इन फाइनेंशियल ट्रैप्स के बारे में पहले से जानते थे या इनमें से कुछ बातें आपके लिए नई थीं? नीचे कमेंट में जल्दी से बताइए, पता था या यह नया है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और इससे मुझे आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। चलिए अब हमारी लिस्ट पर वापस आते हैं। अगर आप पहले से ही कर्ज में फंसे हैं तो एक रास्ता है, एवलांच मेथड अपनाइए, यानी सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कार्ड पर पहले फोकस करें जबकि दूसरों पर मिनिमम पेमेंट करते रहें। जब पहला कार्ड चुक जाए तो उस रकम को अगले कार्ड पर लगा दें, जिससे एक स्नोबॉल इफेक्ट बनेगा। Undept.it या टिलर मनी जैसे ऐप्स इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और आपको प्रेरित रखने में मदद कर सकते हैं जब आप अपनी प्रगति देखेंगे। अब जबकि क्रेडिट कार्ड का कर्ज एक जानी पहचानी समस्या लगती है, हमारा छठा दौलत का दुश्मन अक्सर सफलता के रास्ते के रूप में आता है। एक महंगा सर्टिफिकेट जिसके लिए लाखों भारतीय उसे पाने के दशकों बाद भी भुगतान कर रहे हैं। छठा, महंगी और बेकार डिग्रियां। कर्ज के लिए पढ़ाई। कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी पाओ वाली सलाह जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, अब तेजी से पुरानी होती जा रही है।
आज 4 साल की डिग्री की लागत 20 से 30 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गई है। और कई लोग आजकल के युवा यूनिवर्सिटी से ऐसी डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं जो नौकरी की गारंटी नहीं देती, और उन पर ऐसा कर्ज चढ़ जाता है जो दशकों तक उनका पीछा नहीं छोड़ता। अमेरिका में औसतन हर छात्र पर $37,000 यानी लगभग 30 लाख रुपए का कर्ज है, और कुछ खास क्षेत्रों में तो यह कर्ज $1 लाख 80 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाता है। समस्या यह है कि पढ़ाई के क्षेत्र के हिसाब से शुरुआती सैलरी इतनी कम होती है कि इतने बड़े कर्ज को एक वाजिब समय में चुकाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जेनिफर ने विजुअल आर्ट्स में $60,000 करीब 50 लाख का कर्ज लेकर ग्रेजुएशन किया, और उसकी पहली नौकरी में सैलरी सिर्फ $32,000 सालाना थी। 5 साल बाद भी उस पर ग्रेजुएशन के समय से ज्यादा कर्ज था। असली समस्या पढ़ाई नहीं बल्कि उसकी लागत और उससे मिलने वाले रिटर्न के बीच का असंतुलन है। आर्थिक रूप से समझदार लोग किसी भी पढ़ाई के ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का विश्लेषण करते हैं। वे जरूरी सवाल पूछते हैं, क्या यह डिग्री सच में मेरी इनकम बढ़ाएगी? क्या इस करियर तक पहुंचने का कोई और सस्ता रास्ता है? क्या मैं ये स्किल्स कम खर्च में सीख सकता हूं? स्मार्ट विकल्प तेजी से बढ़ रहे हैं। IT, वेब डेवलपमेंट या डेटा एनालिसिस जैसे तकनीकी क्षेत्रों में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की लागत अक्सर $10,000 से भी कम होती है, और इनसे सालाना $60,000 से ज्यादा की शुरुआती नौकरी मिल सकती है। कम्युनिटी कॉलेज पारंपरिक यूनिवर्सिटी की तुलना में बहुत कम खर्च में शुरुआती 2 साल की पढ़ाई कराते हैं, और कोर्सेरा, EDNX जैसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हजारों नहीं बल्कि कुछ $100 में क्वालिटी कोर्स उपलब्ध कराती हैं। अगर आप हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी रिसर्च करें। पे स्केल जैसी वेबसाइट्स करियर और शिक्षा के स्तर के हिसाब से औसत सैलरी दिखाती हैं। अलग अलग संस्थानों के प्रोग्राम की तुलना करें, और आखिरी सालों के लिए किसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने से पहले कम्युनिटी कॉलेज से शुरुआत करने पर विचार करें। स्कॉलरशिप, सरकारी मदद और कंपनी से मिलने वाली सहायता भी लागत को बहुत कम कर सकती है। कम से कम शिक्षा के साथ आप अपनी स्किल्स और क्षमता में निवेश कर रहे हैं। लेकिन हमारा 7वां दौलत का दुश्मन तो और भी हैरान करने वाला है, जिसमें लोग उन चीजों पर छोटी मोटी दौलत खर्च कर देते हैं जिन्हें वे शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कीमत लगातार गिरती है और जो असल में उनकी जिंदगी में और ज्यादा काम और तनाव पैदा करती हैं। 7वां, नावें और लग्जरी आइटम्स। स्टेटस के नाम पर मुसीबतें खरीदना। नाव की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, एक नाव के मालिक की जिंदगी के 2 सबसे अच्छे दिन होते हैं, जिस दिन वो उसे खरीदता है और जिस दिन वो उसे बेचता है। इस मजाक के पीछे एक फाइनेंशियल सच्चाई छिपी है जो कई लोगों को बहुत देर से पता चलती है। नावें, वेकेशन होम्स और दूसरी लग्जरी चीजें फाइनेंशियल ब्लैक होल हैं जो स्टेटस सिंबल का नकाब पहने होती हैं। इन चीजों की असली लागत खरीदने की कीमत से कहीं ज्यादा होती है। एक $50,000 40 लाख की नाव पर रख रखाव, बीमा, स्टोरेज, ईंधन और मरम्मत में आसानी से सालाना $5,000 से $10,000 4 से 8 लाख रुपए और खर्च हो जाते हैं। और सबसे बुरी बात, ज्यादातर समय ये 90% से ज्यादा बेकार खड़ी रहती हैं। टैंपा के माइक ने अपना सपना $65,000 में खरीदा, लेकिन बाद में पता चला कि वह साल में सिर्फ 8 दिन ही उसका इस्तेमाल करता था, जिससे इस्तेमाल के हर दिन की असली लागत लगभग $2,000 पड़ी। वहीं आर्थिक रूप से समझदार लोग बिल्कुल अलग तरीका अपनाते हैं। वे लग्जरी को खरीदने के बजाय किराए पर लेते हैं। जब आप साल में कुछ ही बार नाव चलाना चाहते हैं तो $50,000 की नाव खरीदने के बजाय $400 से $600 प्रतिदिन पर किराए पर क्यों न लें? गेट माई बोट और बोट सेटर जैसे ऐप्स आपको ओनरशिप के फाइनेंशियल बुरे सपने के बिना अनुभव का आनंद लेने देते हैं। इसका गणित बहुत सीधा है। 10 साल तक $5,000 सालाना मेंटेनेंस वाली वो $50,000 की नाव पर कुल खर्च $1 लाख 88 लाख रुपए होता है। अगर यही रकम ETF में 8% के औसत रिटर्न पर लगाई होती तो उसी समय में आपके पास लगभग $2,15,000 $1,87 लाख रुपए होते। जरूरी सवाल यह है,
क्या झील पर बिताए वो कुछ दिन आपके भविष्य के $1,15,000 के बराबर हैं? जो लोग सच में खास अनुभव पसंद करते हैं उन्हें 5% का नियम अपनाना चाहिए। अगर किसी लग्जरी आइटम का सालाना मेंटेनेंस खर्च आपकी सालाना टैक्स के बाद की इनकम के 5% से ज्यादा है तो शायद आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आप सच में इन अनुभवों की इच्छा रखते हैं तो शेयर्ड ओनरशिप या मेंबरशिप क्लब पर विचार करें, जो पूरी ओनरशिप के बोझ के बिना आपको एक्सेस देते हैं। अब अगर कीमत खोने वाले महंगे खिलौने खरीदना नासमझी लगता है तो हमारा 8वां दौलत का दुश्मन कहीं ज्यादा शातिर है। इसे सुरक्षा और निवेश दोनों के रूप में बेचा जाता है, लेकिन यह दोनों ही वादों पर खराब प्रदर्शन करता है, जबकि किसी और को बहुत बहुत अमीर बनाता है। 8वां, होल लाइफ इंश्योरेंस, एक धीमा और महंगा निवेश। ये इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी एक साथ। इसी तरह कई इंश्योरेंस एजेंट होल लाइफ पॉलिसी बेचते हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि आप असल में एक बहुत महंगे लाइफ इंश्योरेंस को कम रिटर्न वाले निवेश के साथ मिला रहे हैं, जिससे एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो दोनों ही मकसदों में फेल हो जाता है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। होल लाइफ इंश्योरेंस टर्म लाइफ इंश्योरेंस से 5 से 10 गुना ज्यादा महंगा हो सकता है उतने ही कवरेज के लिए। एक 45 साल का व्यक्ति $5 लाख के कवरेज के लिए 20 साल की टर्म पॉलिसी के लिए सालाना $400 दे सकता है, या होल लाइफ पॉलिसी के लिए सालाना $4,000। अंतर सालाना $3,600, जो असली निवेश में कहीं ज्यादा रिटर्न के साथ बढ़ सकते थे। होल लाइफ इंश्योरेंस का निवेश वाला हिस्सा बेहद बेकार होता है। शुरुआती सालों में आपका लगभग पूरा प्रीमियम फीस और कमीशन में चला जाता है। 10 साल बाद हो सकता है कि आपने प्रीमियम में $40,000 भरे हों और जमा हुई वैल्यू सिर्फ $30,000 हो। ओहियो के जेम्स को यह तब पता चला जब वह 8 साल बाद अपनी पॉलिसी कैश कराना चाहता था और उसे चुकाए गए पैसों से भी कम मिले, जबकि उसके एजेंट ने पहले ही साल में हजारों डॉलर कमीशन कमा लिया था। आर्थिक रूप से समझदार लोग एक कहीं ज्यादा बेहतर रणनीति अपनाते हैं। टर्म इंश्योरेंस खरीदो और बाकी पैसा इन्वेस्ट करो। वे उन सालों के लिए सस्ता टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं जो सच में मायने रखते हैं, जब उनके बच्चे उन पर निर्भर होते हैं या उन पर कोई लोन होता है, और बची हुई रकम को इंडेक्स फंड, VTI, VO या टैक्स बचाने वाले रिटायरमेंट अकाउंट्स, 400 के IRA जैसे ज्यादा रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश करते हैं। अगर आपके पास पहले से होल लाइफ इंश्योरेंस है और आप इस फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं, तो जान लें कि विकल्प मौजूद हैं। आप आंशिक सरेंडर, पॉलिसी लोन या किसी एन्युइटी या बेहतर पॉलिसी के लिए टैक्स फ्री एक्सचेंज 1035 एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी ऐसे फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लें जो सिर्फ फीस लेता हो, न कि कमीशन पर काम करता हो, ताकि आपको निष्पक्ष सलाह मिले। अब बात करते हैं बेवजह पैसे खर्च करने की। एक पूरी इंडस्ट्री है जो आपको उन चीजों को बदलने के लिए मजबूर करती है जो अभी भी पूरी तरह से काम कर रही हैं, बस थोड़े बेहतर वर्जन के साथ। नौवाम राज एक ऐसी मार्केटिंग रणनीति है जो इतनी असरदार है कि लाखों लोगों को हर साल उन अपग्रेड्स पर हजारों डॉलर खर्च करने के लिए मना लेती है, जिन्हें वे शायद ही नोटिस करते हैं। नौवां, महंगे गैजेट्स और लगातार अपग्रेड्स, कभी ना खत्म होने वाली दौड़। वो नया आईफोन शानदार दिखता है ना? पिछले साल के मॉडल की तुलना में थोड़ा बेहतर कैमरा और कुछ तेज प्रोसेसर के साथ। लेकिन यहां एक सच्चाई है जो टेक कंपनियां आपको नहीं बताना चाहती। लगातार मॉडलों के बीच यूजर एक्सपीरियंस में इतना कम अंतर होता है कि वह $1,000 से ज्यादा की अपग्रेड कीमत को सही नहीं ठहराता। यह चक्र बहुत शातिर तरीके से काम करता है। हर नई रिलीज के साथ ऐसी मार्केटिंग की जाती है जो आपके पूरी तरह से काम कर रहे डिवाइस को पुराना महसूस कराती है। एप्पल, सैमसंग और दूसरी बड़ी कंपनियों ने परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस, यानी किसी चीज को पुराना महसूस कराने की कला में महारत हासिल कर ली है। उन्हें पुराने प्रोडक्ट के टूटने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस आपको यह विश्वास दिलाना है कि यह अब काफी अच्छा नहीं है, और हम बार बार इस जाल में फंस जाते हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
हर साल स्मार्टफोन बदलने पर एक दशक में $12,000 से ज्यादा का खर्च आ सकता है। अगर आप अपना फोन 3 से 4 साल तक रखते हैं तो आप उस अवधि में आसानी से $6,000 से $8,000 बचा लेंगे। डेनवर के रॉबर्ट ने हिसाब लगाया कि उसने पिछले 10 सालों में आईफोन अपग्रेड पर $14,000 से ज्यादा खर्च किए थे, जो पैसा अगर इंडेक्स फंड में निवेश किया होता तो $20,000 से ज्यादा बन सकता था। आर्थिक रूप से समझदार लोग एक सरल नियम का पालन करते हैं। वे टेक्नोलॉजी का तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वह सच में उनकी जरूरतें पूरी करना बंद न कर दे, न कि जब तक अगला मॉडल रिलीज न हो जाए। वॉरेन बफेट ने अरबों डॉलर का साम्राज्य बनाते हुए सालों तक वही फ्लिप फोन इस्तेमाल किया। बात टेक्नोलॉजी से बचने की नहीं है, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से नहीं, रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की है। जब आपको सच में अपग्रेड करने की जरूरत हो तो ज्यादा किफायती विकल्प चुनें। पिछले साल के मॉडल पर अक्सर नए मॉडल के रिलीज होने पर 30 से 40% की छूट मिलती है। सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड डिवाइस कम कीमत पर समान वारंटी देते हैं और कंप्यूटर के लिए अक्सर $100 से $200 में एक साधारण रैम या एसएसडी अपग्रेड मशीन को नई जिंदगी दे सकता है, बजाय इसके कि आप $1,500 एक नए मॉडल पर खर्च करें। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, क्या आप इन फाइनेंशियल ट्रैप्स के बारे में पहले से जानते थे या इनमें से कुछ बातें आपके लिए नई थीं? नीचे कमेंट में जल्दी से बताइए। पता था या यह नया है? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और इससे मुझे आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अब हमारे आखिरी दौलत के दुश्मन की बात करते हैं, जो आपकी जिंदगी की सबसे खुशी की खरीदारी लग सकती है, लेकिन अनगिनत जोड़ों को अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही एक ऐसे फाइनेंशियल बोझ के साथ छोड़ देती है जो सालों तक चल सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे वेडिंग इंडस्ट्री ने लोगों को एक दिन के लिए एक छोटी सी दौलत खर्च करने के लिए मना लिया है। 10 वान, महंगी शादियां, एक दिन का जश्न, जिंदगी भर का कर्ज। आपकी जिंदगी का सबसे खास दिन सबसे महंगा दिन हो, यह जरूरी नहीं है। अमेरिका में शादी का औसत खर्च $30,000, 25 लाख रुपए से ज्यादा होने के कारण कई जोड़े अपनी जिंदगी की शुरुआत कर्ज में डूबकर करते हैं। कुछ घंटों के खर्चीले जश्न के लिए दशकों की फाइनेंशियल स्थिरता को दांव पर लगा देते हैं। सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। मैगजीन, टीवी शो और सोशल मीडिया इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि शादी को सार्थक बनाने के लिए उसका भव्य होना जरूरी है। लेकिन हकीकत यह है कि शादी के खर्च और शादीशुदा जिंदगी की खुशी या लंबी उम्र के बीच कोई संबंध नहीं है, बल्कि स्टडीज से पता चलता है कि जो जोड़े अपनी शादी पर कम खर्च करते हैं वे ज्यादा समय तक साथ रहते हैं। बोस्टन के जेनिफर और माइकल ने $5,000 में एक छोटी सी सेरेमनी की और बचाए गए $25,000 को अपनी पहली प्रॉपर्टी के डाउन पेमेंट के रूप में इस्तेमाल किया। एक ऐसा फैसला जिसकी कीमत सिर्फ 5 सालों में काफी बढ़ गई। असली समस्या जश्न मनाना नहीं है, बल्कि एक दिन के लिए अपने फाइनेंशियल भविष्य का बलिदान करना है। शादी पर खर्च किए गए वो $30,000 अगर 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए निवेश कर दिए जाए तो 65 साल की उम्र तक 8% के औसत रिटर्न से $4,50,000, 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बन सकते हैं। क्या कुछ घंटों के लिए महंगे फूलों और डीजे के लिए अपने भविष्य के आधे $1 मिलियन का सौदा करना सही है? आर्थिक रूप से समझदार जोड़े एक यादगार शादी का मतलब फिर से परिभाषित कर रहे हैं। वे तमाशे के बजाय मतलब पर, फिजूल खर्ची के बजाय अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वीकडे सेरेमनी, पार्क या म्यूजियम जैसी गैर पारंपरिक जगहों पर रिसेप्शन, डिजिटल निमंत्रण और मिनिमलिस्ट डेकोरेशन से लागत आसानी से आधी हो सकती है, जबकि सभी खास पल वैसे ही बने रहते हैं। अगर आप शादी की योजना बना रहे हैं तो कुछ भी रिसर्च करने से पहले एक अधिकतम बजट तय करें। सुनहरा नियम, उतना ही खर्च करें जितना आप कैश में चुका सकते हैं, बिना अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लक्ष्यों से समझौता किए। ज़ोला और वेडिंग वायर जैसे ऐप्स मुफ्त बजटिंग टूल प्रदान करते हैं जो लागत को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं। 1 से 10 के पैमाने पर यह जानकारी आपकी फाइनेंशियल यात्रा के लिए कितनी मददगार थी? अपनी रेटिंग कमेंट्स में टाइप करें। मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप इनमें से कौन सा दौलत का जाल
सबसे पहले खत्म करने की योजना बना रहे हैं। याद रखें, जब ज्यादातर लोग दौलत का भ्रम खरीदने में व्यस्त हैं, आपके पास अब असली दौलत बनाने का ज्ञान है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज सही फैसला लें।